ये गुप्ता एंड गुप्ता जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक ऑब्जेक्टिव बुक है, उससे का पार्ट है। ये पार्ट इस 8वां नंबर चैप्टर है इस बुक का। 8वां नंबर चैप्टर में 1 नंबर में दिया हुआ है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, दोनों का क्वेश्चन इस चैप्टर में दिया हुआ है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर के 7 तक 1 to 7 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट में था फ्लूइड मैकेनिक्स से बनाते हुए हम लोग जो इससे लास्ट जो चैप्टर था कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, वहाँ तक हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं और अलग अलग पार्ट में इसका सोल्यूशन किए हुए हैं। सारा इसका वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है। इस पार्ट में दैट मीन्स 8 नंबर चैप्टर में हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का देख रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर जो पहला क्वेश्चन तक देखते हैं इस चैप्टर का, वो क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है रेसिडुअल सॉइल। रेसिडुअल सॉइल कौन सा सॉइल होता है उसके बारे में पूछ रहा है कि रेसिडुअल सॉइल जो होता है कैसे फॉर्मेशन होता है, रेसिडुअल सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ऑप्शन देखते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर के सॉइल जो सॉइल बनता है उसको, ग्लेशियर के द्वारा जो सॉइल बनता है उस सॉइल को हम लोग क्या करते हैं, मतलब ग्लेशियर्स बीन वाटर, जो ग्लेशियर जो होता है इसको हम लोग ड्रिफ्ट सॉइल बोलते हैं। ड्रिफ्ट सॉइल बोलते हैं जो आइस से फॉर्मेशन होता है, मीन्स इसका जो फॉर्मेशन होता है ग्लेशियर के द्वारा फॉर्म होता है उसको जो बोलते हैं उस सॉइल को, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट सॉइल। या फिर इसको जो आइस के द्वारा जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट सॉइल। तो ये नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा। विंड के द्वारा जो सॉइल फॉर्म होता है उसको एओलाइन सॉइल बोलते हैं। जो विंड के द्वारा जो फॉर्मेशन होता है उसको एओलाइन सॉइल बोलते हैं। वाटर के द्वारा जो फॉर्मेशन होता है उसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। अगर रनिंग वाटर से द्वारा जो अगर फॉर्मेशन हो रहा है सॉइल का, रनिंग वाटर के द्वारा जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। तो इस तरह से देख लिए, ग्लेशियर के द्वारा जो बनता है उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं, विंड के द्वारा एओलाइन सॉइल बोलते हैं, और वाटर के द्वारा जो फॉर्मेशन है उसको एलुवियल, वो भी रनिंग वाटर का फॉर्मेशन होता है उसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। यहीं पर अगर और देखा जाए लेक के द्वारा तो लेक स्ट्रम सॉइल बोलते हैं। अलग अलग फॉर्मेशन होता है। इस तरह से जो रेसिडुअल सॉइल पूछ रहा है तो रेसिडुअल सॉइल इसमें से तीनों नहीं है, फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कर रहा है वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। वाटर कंटेंट जो होता है सॉइल का, वाटर कंटेंट पर हम लोग क्या जानते हैं, वाटर कंटेंट जो होता है डब्ल्यू से इंडिकेट किया जाता है, होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड जो रेशियो होता है इनटू 100 कर सकते हैं, परसेंटेज में आता है। तो वेट ऑफ जो वाटर कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट का जो डिफिनीशन होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड। परसेंटेज में करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल का कैन नेवर बी ग्रेटर देन, नहीं नेवर का ये मे बी ग्रेटर हो सकता है। टेक वैल्यू ओनली, ओनली नहीं होगा। ओनली जो होता है अगर ओनली 0% से 100% डाला तो ये होता है पोरोसिटी। पोरोसिटी को ऐसे इस तरह से इंडिकेट करता है जिसका जो वैल्यू होता है लेस देन 100% टू, इक्वल नहीं होता है, या तो लेस होगा या तो इक्वल होता है। लेस देन और इक्वल टू या बिटवीन 0 और 1 के बीच में होता है पोरोसिटी होता है। बट जो वाटर कंटेंट होता है मे बी ग्रेटर देन 100%, मीन्स मे बी ग्रेटर देन 100%, मीन्स कैन बी ग्रेटर देन 100%, ये भी ग्रेटर हो सकता है। नेवर ये गलत है। ओनली इसमें नहीं होता, लेस ये भी नहीं होगा, लेस हो ही नहीं सकता है। तो इसमें वाटर कंटेंट जो हो गया तो ग्रेटर देन 100% हो जाएगा। अगर ये पूछा ओनली फ्रॉम 100 से ये पूछा तो ये हो जाएगा पोरोसिटी के लिए, ये बी वैल्यू पोरोसिटी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3rd नंबर कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो फॉर्मेशन होता है सॉइल का, उस सॉइल को क्या कहते हैं। तो लोएस्ट सॉइल भी हम लोग देखे थे, इसका फॉर्मेशन जो होता है किसके द्वारा होता है, ये एयर के द्वारा फॉर्मेशन होता है। इसको कोलैप्सिबल सॉइल भी कहते हैं, कोलैप्सिबल सॉइल कहते हैं। बहुत कम इसमें सीरियस होता है, इसको कोलैप्स करने के लिए आता है, तो कोलैप्सिबल सॉइल कहते हैं। ये जो फॉर्मेशन पूछा ग्रेविटेशनल फोर्स के जो द्वारा जो फॉर्मेशन होता है उसको टालस बोलते हैं, टालस सॉइल बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। यही का ड्रिफ्ट है। तो जब भी हम लोग देखते हैं ड्रिफ्ट किसके द्वारा आया था, वो आइस के द्वारा फॉर्मेशन हुआ था। ये हो गया एओलाइन सॉइल, या फिर इसको लॉयस सॉइल या कोलैप्सिबल सॉइल जो भी बोल सकते हैं इसको। आइस के द्वारा नहीं, एयर के द्वारा फॉर्मेशन होगा। टॉलस सॉइल हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। तो इसमें जो हो गया आंसर उसका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। फॉर फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल सेड टू बी, जो सॉइल होता है और सॉइल जो होता है वो 3 फेज सिस्टम में आता है। सॉइल जो होता है वो 3 फेज सिस्टम में होता है। 3 फेज कौन कौन सा होता है, पहला अगर मान लिया जब वॉइड होता है, वॉइड पहला में अगर एयर होता है, एयर
वाटर और सॉलिड। एयर और वाटर को मिक्स रूप से हम लोग वॉइड भी बोल सकते हैं, इसको वॉइड बोलते हैं। और सॉलिड तो सॉलिड ही होता है, मीन्स इसमें सॉलिड हो सकता है और वॉइड हो सकता है। वॉइड में दो तरह का होता है, एक एयर होता है, एक वाटर होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं जो सॉइल जो होता है वो 3 फेज सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है फुल्ली सेचुरेटेड, जब फुल्ली सेचुरेटेड है, जब फुल्ली सेचुरेटेड है तो जो एयर हो जाएगा वो फुल्ली सेचुरेट हो जाएगा, मीन्स सिर्फ वाटर बचेगा, तो 2 फेज सिस्टम हो जाएगा। 2 फेज सिस्टम में कौन कौन सा हो जाएगा, उसमें एक सॉलिड होगा और एक लिक्विड होगा। तो 1 फेज सिस्टम होगा नहीं। 2 फेज सिस्टम विथ सॉइल एंड एयर, एयर नहीं होगा क्योंकि फुल्ली सेचुरेटेड है, एयर नहीं होगा। 2 फेज सिस्टम सही है, विथ सॉइल एंड वाटर, सॉइल एंड वाटर के साथ होगा, दैट इज सी सही। 3 फेज सिस्टम, ये सिंपल जब सॉइल होता है, जब सॉइल होता है उसको 3 फेज सिस्टम बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फुल्ली सेचुरेटेड के लिए वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कह रहा है, वैलिड रेंज पूछ रहा है किसका, एस। एस क्या होता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। एस इंडिकेट करते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन का। डिग्री ऑफ सेचुरेशन को इंडिकेट कैसे करते हैं, इसका जो डिफिनीशन होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड का। इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, क्या, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। इसको एस से इंडिकेट करते हैं। तो ये पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है कि रेंज क्या होता है। तो जो रेंज होता है वो, जो एस का जो रेंज होता है वो इक्वल और ग्रेटर देन हो सकता है 100% का, 100% का और 0% का। मीन्स इसका जो एस का वैल्यू है 0 भी हो सकता है। 0 किसके लिए होता है, 0 फॉर फुल्ली ड्राई, अगर ड्राई है, अगर एस बराबर 0 होगा किसके लिए, ड्राई के लिए, ठीक है। एस बराबर 1 होगा या 100% किसके लिए होगा, फुल्ली सेचुरेटेड, सेचुरेटेड सॉइल के लिए। सेचुरेटेड सॉइल के लिए 1 हो जाएगा या 100% कह सकते हैं, और 0% किसके लिए होगा, ड्राई के लिए। ड्राई है, मीन्स ड्राई के लिए अगर करेंगे तो एस का भी हम लोग देखें क्या होगा, एस बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 कर दें दैट मीन्स ड्राई, जब ड्राई करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो जाएगा, तो फिर एस बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एस बराबर 0, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 है, ड्राई में क्या होगा, ड्राई में जो मेरा हो गया, अगर ड्राई कंडीशन है, अगर ड्राई कंडीशन है तो ड्राई कंडीशन में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, इसीलिए एस बराबर 0 बटा वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यही अगर फुल्ली सेचुरेटेड डालते हैं, फुल्ली सेचुरेटेड डालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ जो वाटर हो गया वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या देख ले सकते हैं, एस बराबर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो एस का जो रेंज होगा, एस का जो रेंज होगा मीन्स डिग्री ऑफ सेचुरेशन का जो रेंज होगा, इक्वल एंड लेस देन या इक्वल एंड ग्रेटर देन 0 और 100 के बीच का, और इक्वल साइन के साथ होगा। ये ध्यान देना, इक्वल साइन के साथ हो सकता है, दैट इज 5 का डी। सिंपल याद रखना, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर्मूला पूछ रहा है, द सबमर्ज डेंसिटी पूछ रहा है ऑफ द सॉइल इन टर्म ऑफ यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो गिवन बाय। तो सबमर्ज डेंसिटी का डिफिनीशन पूछ रहा है, फॉर्मूला पूछ रहा है, किसके किसके टर्म में, जी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है और गामा दिया हुआ है। यूनिट वेट दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, वॉइड रेशियो दिया हुआ है। तो हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला इसका जानते हैं क्या होता है। अगर स्टैंडर्ड फार्मूला देखा जाए डेंसिटी का या स्पेसिफिक यूनिट वेट का, अगर यूनिट वेट का स्टैंडर्ड फार्मूला देखा जाए तो इसका जो फार्मूला होता है जी प्लस ई एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ये याद रखना है। जब सबमर्ज में पूछ रहा है, सबमर्ज पूछ रहा है तो सबमर्ज में क्या हो जाएगा, सबमर्ज में जब डालेंगे तो सबमर्ज जो होता है, गामा सबमर्ज इस तरह से इंडिकेट करते हैं, गामा सबमर्ज इक्वल होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, ठीक है। ऐसे अगर गामा सबमर्ज का निकालना है तो गामा सबमर्ज बराबर क्या होता है, सबमर्ज को इस तरह से इंडिकेट करते हैं, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। गामा सैचुरेटेड का हम लोग क्या आता है, गामा सैचुरेटेड जो फॉर्मूला आएगा होता है जी, अभी बताएं, जी प्लस ई, सब सैचुरेटेड है तो ई एस की जगह पे 1 डाल देंगे तो ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो गामा सबमर्ज का जो वैल्यू आ रहा है मेरा, वो कितना आ जाएगा, जी माइनस 1 इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई। ये हो गया गामा सबमर्ज का फॉर्मूला। तो गामा सबमर्ज का देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा, गामा सबमर्ज दैट इज ये हो गया गामा सबमर्ज। ये जो हो जाएगा मेरा वो टोटल हो जाएगा किसका, स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है मेरा वो याद रखना, सिर्फ बाकी सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाता है। तो जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो जी प्लस ई एस
इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 + ई। इसी पे अगर ड्राई पूछे तो इसको जीरो कर देना है, इसको जीरो कर देना। अगर ड्राई कंडीशन में पूछे तो एस बराबर जीरो कर देना, सैचुरेटेड पूछे तो एस बराबर 1 कर देना है। और अलग किसी भी एस के वैल्यू पर, किसी भी एस वैल्यू के लिए यूनिट वेट ऑफ निकाल सकते हैं। किसी भी एस, अगर कोई भी एस वैल्यू के लिए किसी भी सेचुरेशन के लिए हम लोग निकाल सकते हैं इसका वैल्यू फॉर्मूला पर बैठा करके। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉइल हैज बल्क डेंसिटी 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट 10%। देन ड्राई डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, अगर ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला अगर निकालना चाहे कि इसमें बल्क डेंसिटी के फॉर्म में, तो बल्क डेंसिटी डिवाइड बाई 1 + W होता है। स्टैंडर्ड फार्मूला होता है गामा ड्राई का, तो फार्मूला होता है गामा ड्राई का। अगर ड्राई यूनिट वेट निकालना चाहें तो एक फार्मूला होता है, अगर बल्क ये अगर हम वॉइड रेशियो के टर्म में निकालें तो वॉइड रेशियो के टर्म में होता है जो जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 + ई, या फिर इसको बल्क मॉडल्स के टर्म में निकालें, मीन्स बल्क डेंसिटी के फॉर्म में निकालें तो गामा 1 + W, मीन्स बल्क ये वाटर कंटेंट के टर्म में निकालें, ये फार्मूला होता है। ये कहाँ से आया, ये अभी निकाले थे जो स्टैंडर्ड फार्मूला था G + ES, तो एस बराबर 0 डाल रहे हैं तो जी गामा डब्ल्यू आ गया था, वहीं से निकाल के ये लाया स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो हम लोग को दिया हुआ था वाटर कंटेंट और बल्क डेंसिटी, तो इस फॉर्म में गामा डी का निकालना है। तो गामा डी बराबर क्या होता है अभी, गामा डिवाइड बाई 1 + W। गामा का वैल्यू दिया हुआ 22 और डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ 10%, तो 1 + 10% को परसेंटेज में पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 आ गया, तो 1.1 हो जाएगा। तो हम लोग का जो वैल्यू आ गया गामा ड्राई का वो 22 डिवाइड बाई 1.1 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 20। दैट इज इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी, सेवंथ का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वाइड रेशियो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द वाइड रेशियो ऑफ सॉइल मास आर फुल ऑफ एयर ओनली देन सॉइल इज टर्म एज। जो वॉइड रेशियो है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है क्या है, फुल्ली एयर है, मीन्स वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर। कहने का मतलब ये है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर, तो कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो इसमें हो गया वो 0 हो गया, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड दिया हुआ क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर। तो एयर एयर कट गया तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0। तो कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जब फुल्ली एयर है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हो गया वो 0 हो गया। जब वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसमें, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 है, मीन्स ये ड्राई है। वॉल्यूम वाटर इसमें है ही नहीं तो सिर्फ ड्राई है। एयर इंटर सॉइल नहीं, पार्शियली सैचुरेटेड पार्शियली नहीं होगा, ड्राई सॉइल ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये जो सॉइल होगा वो ड्राई सॉइल होगा, 2 फेज सिस्टम होगा, ड्राई में होगा सॉइल एंड एयर, ड्राई सॉइल हो गया। सिंपल से याद रखना, फुल्ली एयर है। फुल्ली एयर करने का मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर, मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0। जब वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 कब होगा, जब फुल्ली ड्राई रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैलिड रेंज ऑफ एन दिया हुआ क्या होता है, एक पोरिसिटी होता है, द परसेंटेज वॉइड इन द एन जो पोरिसिटी होता है। पोरिसिटी बराबर क्या डिफिनीशन होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। ये याद रखना कि टोटल वॉल्यूम रहता है किसके रिस्पेक्ट ना, पोरोसिटी के टर्म। यही अगर वॉइड रेशियो निकाले तो वॉइड रेशियो जो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। दोनों में एक रिलेशन भी होता है, दोनों में एक रिलेशन भी होता है। अगर एन का जो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम, ठीक है। पोरोसिटी वॉइड रेशियो निकालना रहे तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, एक दोनों में रिलेशन होता है। अगर एन निकालना रहे तो एन बराबर जो होता है मीन्स पोरोसिटी के बराबर होता है ई डिवाइड बाई 1 + ई, ई डिवाइड बाई 1 + ई, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, ये पोरोसिटी को हो गया। अगर ई का निकालना रहा है मीन्स वॉइड रेशियो निकालना रहा है एंड के टर्म में, तो इसका जो डिफिनीशन होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई टोटल वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड एन डिवाइड बाई 1 - एन, ठीक है। दोनों में रिलेशन होता है। तो हम लोग यहाँ जो पूछ रहा था एन पूछ रहा है, तो एन का जो डिफिनीशन होता है और सिंपल यहाँ पर देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। ये जो इसका जो रेंज होता है, इसका जो रेंज होता है 0 कभी भी इक्वल नहीं होगा, 0 से बड़ा होता है और एन से 0 से बड़ा होता है और 100 से कम होता है। तो 0 से बड़ा और 100 से कम, ये याद रखना, इक्वल का साइन इसमें नहीं होता। तो इस तरह से इसका आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो गया। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देख रहा है, यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज ग्रेटर देन यूनिट वेट ऑफ वेट सॉइल। यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल जो है मीन्स गामा डब्ल्यू जो है, गामा डी जो है मीन्स ड्राई सॉइल का जो वेट है, गामा डी जो है
एक अकॉर्डिंग यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज ग्रेटर देन यूनिट वेट ऑफ वेट सॉइल गामा सैचुरेटेड। ये तो कभी होगा नहीं, ड्राई सॉइल कम होता है, तो इस तरह से ये मेरा गलत है। दूसरा क्या पढ़ा, फॉर ड्राई सॉइल ड्राई यूनिट वेट इज लेस देन टोटल यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट लेस होता है, ड्राई यूनिट वेट जो होगा वो लेस होगा टोटल यूनिट वेट से, तो टोटल यूनिट से तो कम होगा नहीं, तो ये भी गलत है। यूनिट वेट ऑफ सॉइल इंक्रीज ड्यू टू सबमर्जेंस। सबमर्जेंस की वजह से जो होता है यूनिट वेट डिक्रीज होता है, ना कि इंक्रीज होता है, तो ये भी गलत है। तीनों याद रखना, ये छोटा नहीं हो, ये बड़ा नहीं होगा, कभी भी ड्राई हमेशा कम होता है। यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिक्रीज ड्यू टू सबमर्जेंस, हाँ डिक्रीज करता है सबमर्जेंस की वजह से, तो इस तरह से डी होगा। एक रिलेशन देख लेते हैं यहाँ पे, शॉर्टकट याद रखना है तो। रिलेशन क्या होता है कि सबसे बड़ा जो होता है, अगर डेंसिटी देखा जाए, यूनिट वेट देखा जाए, तो सबसे बड़ा सॉलिड का होता है, विच इज़ ग्रेटर देन गामा सैचुरेटेड, विच इज़ ग्रेटर देन गामा बल्क, विच इज़ ग्रेटर देन किससे, गामा ड्राई, और सबसे छोटा जो होता है गामा सबमर्जेंस होता है, मीन्स गामा सॉलिड सबसे बड़ा, इसके बाद गामा सैचुरेटेड, इसके बाद गामा बल्क, इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा गामा बल्क के बाद गामा ड्राई, इससे बड़ा हो जाएगा तो गामा सबमर्जेंस। सबसे कम जो होता है सबमर्जेंस होता है। और एक और याद रखना, जो गामा सबमर्जेंस जो होता है इसको गामा डस्ट से इंडिकेट करते हैं, गामा सैचुरेटेड का हाफ होता है लगभग, तो यह गामा डब्ल्यू इसको कर सकते हैं। या दूसरा और क्या लिख सकते हैं, गामा जो सबमर्जेंस का जो वैल्यू होता है हाफ ऑफ गामा, लगभग ये होता है, एग्जैक्ट नहीं होता लेकिन लगभग में हाफ होता है गामा सैचुरेटेड का। तो इस तरह से देखें, जो सबसे बड़ा जो वैल्यू हो गया गामा का वो गामा सॉलिड हो गया, और सबसे छोटा जो होता है वो गामा सबमर्जेंस होता है। सबमर्जेंस के कारण जो यूनिट वेट होता है वो डिक्रीज करता है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये हो गया, करेक्ट पूछ रहा था तो डिक्रीज कर रहा, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल। वॉइड रेशियो पूछा है, वॉइड रेशियो अभी हम लोग देखें क्या हुआ था, वॉइड रेशियो ई से इंडिकेट करते हैं, ई बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये जब भी होगा तो ग्रेटर देन जीरो होगा, ये जब भी होगा तो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो टेक एनी वैल्यू, इसका जो ऑप्शन देखते हैं नेवर भी ग्रेटर देन यूनिटी, नहीं ग्रेटर हो सकता है, ये गलत है, कैन भी जीरो नहीं होगा, जब भी होगा तो टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, जीरो से जो भी ज़्यादा होगा उसको ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, कह रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर है, सॉलिड, देन द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो। तो पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम सॉलिड का रिलेशन देखे थे, ई बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड दिया हुआ, वॉल्यूम सॉलिड दिया, दोनों इक्वल है, दोनों कट जाएगा तो एक बचेगा। तो यहाँ से कह लिया क्या कि ई का जो वैल्यू आ गया वो 1 आ गया, तो वॉइड रेशियो मेरा 1 आ गया। पोरोसिटी निकालते हैं, तो पोरोसिटी निकालने के लिए भी हम लोग क्या देखे थे रिलेशन, पोरोसिटी इज इक्वल होता है ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5। यहाँ से हम लोग क्या निकालनी है, जब ई हो गया वो 1 और पोरोसिटी जो हो गया वो 0.5। अब पूछ क्या रहा है, पहले पोरोसिटी है फिर वॉइड रेशियो, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि पहले पोरोसिटी है फिर वॉइड रेशियो है। पहले पोरोसिटी मेरा कितना था 0.5 दैट इज 0.5, और वॉइड रेशियो कितना था 1 दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पर बस इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एक रिलेशन याद रखना है, वॉइड इज इक्वल टू वॉइड रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस एन पोरोसिटी हो गया। अगर एन को निकालना है वॉइड रेशियो के टर्म में, एन को निकालना है वॉइड रेशियो के टर्म में, तो ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई, नीचे हमेशा 1 प्लस ई आता है, ये हो गया पोरोसिटी का ई के टर्म में, और ये हो गया ई का वैल्यू एन के टर्म में। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, तो इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज जीरो, एस का वैल्यू जीरो पूछ रहा है, एस क्या होता है, एस क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड, जो रेशियो होता है उसी को डिग्री ऑफ सेचुरेशन बोलते हैं। तो ये बोला कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो है एस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड विच इज इक्वल टू जीरो। इसका जीरो है तो क्या कह रहा, द सॉइल मास अंडर कंसिडरेशन रिप्रेजेंट, दो अगर वॉल्यूम डिग्री ऑफ सेचुरेशन जीरो है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन कब जीरो होता है, जब वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो हो जाए, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर कभी जीरो होगा नहीं, वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो है। जब वॉल्यूम ऑफ वाटर कब जीरो होता है, जब फुल्ली एयर इसमें भरा हुआ हो, इस वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो तब होगा जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर हो जाए। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एस अगर जीरो है,
सेचुरेशन 0 है तो जो जो सॉइल होगा वो फुल्ली ड्राई स्टेट में होगा। ड्राई स्टेट कहने का मतलब है कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो फुल्ली वॉल्यूम ऑफ एयर है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर, तब ये ड्राई स्टेट में है। ड्राई स्टेट क्या होता है? टू फेज सिस्टम होता है, एयर और सॉलिड का। यही कह रहा है कि जब डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 हो जाए तो क्या होगा? वन फेज सिस्टम नहीं होगा, टू फेज सिस्टम होगा विथ सॉइल एंड एयर। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर बराबर हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड का, तो डेट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है? सिलेक्ट द करेक्ट रेंज ऑफ डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है? डेंसिटी इंडेक्स को आईडी से इंडिकेट करते हैं जो कोहेजन लेस के लिए हमेशा, ये कोहेजन लेस जो सॉइल होता है उसके लिए वैलिड होता है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डेंसिटी इंडेक्स का, ये जो लागू होता है कोहेजन लेस सॉइल के लिए, ये वैलिड होता है। वो आईडी से इंडिकेट करते हैं। आईडी का जो फार्मूला होता है ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मीन, मतलब ई मैक्सिमम वैल्यू माइनस ई नेचुरल स्टेट में ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम का रेशियो होता है। इसी को बोलते हैं आईडी, इसको बोलते हैं डेंसिटी इंडेक्स। इसका जो रेंज होता है वो होता है फर्स्ट 0 से 15 तक, 15 से 30 तक, 30 से 55 तक, इस तरह से ग्रेटर देन 85 तक। जब भी होता है वेरी डेंस हाई डेंसिटी जब होता है 85 से ज़्यादा रहता है तो उसको हाई डेंसिटी बोलते हैं, हाई डेंसिटी। ठीक है, तो ये को जो क्वेश्चन पूछ रहा है करेक्ट रेंज पूछ रहा है किसका? डेंसिटी इंडेक्स का। तो डेंसिटी इंडेक्स का जो रेंज होता है वो 0 से 1 के बीच में रहता है, 0 से 1 के बीच में रहता है। आईडी का जो वैल्यू है इक्वल भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है 0 और 1 का, ये इक्वल का साइन लगा हुआ है, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये रखना कि जब भी लागू होता है तो ये सिर्फ कोहेजन लेस के लिए होता है, कोहेजन लेस के लिए होता है, कोहेसिव के लिए वैलिड नहीं होता है। कोहेसिव के लिए अगर निकालना रहता है डेंसिटी तो उसके लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? रिलेटिव कॉम्पैक्शन यूज करते हैं। और रिलेटिव कॉम्पैक्शन आगे का क्वेश्चन आएगा उसमें देखते हैं रिलेटिव कॉम्पैक्शन क्या होता है। तो ये जो हम लोग याद रखना है इसमें सिंपल डेंसिटी इंडेक्स के लिए कोहेजन लेस, और इसका जो रेंज है 0 से 1 के बीच में इक्वल साइन के साथ में, दैट इज डी। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल। डिग्री ऑफ सेचुरेशन दिया पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल का 60%। देन एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल, एयर कंटेंट क्या पूछ रहा है? एस का वैल्यू दिया हुआ है 60%। हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, एस इज इक्वल टू 1 माइनस एन ए होता है। सॉरी, यहाँ से अगर देखा जाए तो एयर कंटेंट पूछ रहा था। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एयर कंटेंट क्या होता है। एयर कंटेंट जो होता है एसी से इंडिकेट करते हैं। एयर कंटेंट कहने का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड में वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है उसी का रेशियो होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इसी को बोलते हैं एयर कंटेंट। एक होता है परसेंटेज एयर कंटेंट, तो परसेंटेज एयर कंटेंट जो होता है टोटल वॉल्यूम में निकाला जाता है। तो सिर्फ एयर कंटेंट पूछ रहा है ना, द एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल। एयर कंटेंट जो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो हम लोग क्या निकालें? एस दिया हुआ है तो ए निकालना है, तो ए इक्वल टू होता है एयर कंटेंट बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉरी, गलत हो गया। एयर कंटेंट बराबर क्या बताएं? वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड लिख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर जो होता है हम लोग एक रिलेशन जानते थे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड में क्या होता है? वाटर होता है प्लस एयर होता है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ एयर। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ एयर निकालें तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये दोनों को अगर इसे कर जाए तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो इसको एस लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन मेरा आ गया, एयर कॉन्टेंट इज इक्वल टू 1 माइनस एस हो गया डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो ए निकालना है, ए दिया हुआ, तो 1 माइनस 0.6 डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना देगा? 60%, तो 0.6 लिख लिए। यहाँ से जो वैल्यू आ गया एयर कंटेंट का कितना आ गया? 0.4, तो इसको 40% लिख सकते हैं, दैट इज 40%। सिंपल याद रखना, एयर कंटेंट का जो वैल्यू होता है, एयर कंटेंट कहने का मतलब ये एयर कंटेंट, एयर कितना है वॉल्यूम वॉइड में, एयर का कंटेंट कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यही याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? इफ द वाटर कंटेंट ऑफ ए फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मास 100% देन द वॉइड रेशियो ऑफ द सैंपल। वाटर कंटेंट है और फुल्ली सैचुरेटेड करने का मतलब है एस बराबर 1 दिया हुआ, मीन्स 100% दिया हुआ है। वाटर कंटेंट दिया हुआ है मेरा कितना? वाटर कंटेंट भी दिया हुआ है 100%।
सॉइल इज 100%, मीन्स वाटर कंटेंट भी 100% दिया हुआ है और सेचुरेशन भी 100% दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है, वॉइड रेशियो पूछ रहा है। तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, काफ़ी फेमस फार्मूला है। ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, ई निकालना है, एस दिया हुआ मेरा फुली सेचुरेटेड, मीन्स ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। वाटर कंटेंट कितना दिया हुआ, 100%, 100% बोले तो 1, इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। तो पूछ रहा है वॉइड रेशियो, तो वॉइड रेशियो क्या हो गया, वॉइड रेशियो इज इक्वल टू ई बराबर जी। यहाँ से ये कट गया दोनों 1 से 1, तो यहाँ से आ गया मेरा ई इज इक्वल टू जी। सिंपल। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, लेस देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी, नहीं लेस देन नहीं हो, इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहाँ इक्वल आ गया था, दैट इज बी। सिंपल फार्मूला रखना, ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, बाकी सबका वैल्यू डाल दो, उसके बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम। पूछ रहा है रेशियो किसका किसका, वॉल्यूम ऑफ वॉइड का, मीन्स वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। अब इसको देखे थे, क्या बोले थे इसको, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई टोटल वॉल्यूम इक्वल टू पोरोसिटी, इसको पोरोसिटी बोलते हैं। अगर नीचे सॉलिड रहता तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बड़ा होता है, अगर पोरोसिटी रहता, वॉइड रेशियो रहता तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो रेशियो हो गया वो वॉइड रेशियो का हो गया। लेकिन यहाँ पर जो पूछ रहा है मेरा क्वेश्चन में, वॉइड और टोटल वॉल्यूम के बीच में रेशियो पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, इसका रेशियो निकालेंगे तो जो इसका डिफिनीशन होता है वो पोरोसिटी का होता है। यहीं पे अगर मेरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पूछता तो ये रेशियो किसका होता, वॉइड रेशियो का होता। तो इस तरह से मेरा आंसर हो गया पोरोसिटी। पोरोसिटी ऑप्शन में देख लेते हैं, कहाँ पोरोसिटी, बी में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं बाकी, देख लेते हैं एयर कंटेंट। एयर कंटेंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड, पोरोसिटी। पोरोसिटी का भी आ गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। परसेंटेज एयर वॉइड, परसेंटेज एयर वॉइड क्या होता है, परसेंटेज एयर वॉइड जो होता है, परसेंटेज एयर वॉइड जो होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर होता है किसमें, टोटल वॉल्यूम होता है। परसेंटेज एयर वॉइड अगर निकाला है तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम हो गया परसेंटेज एयर। वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इस तरह से हम लोग चारों देख लिए। पहला का देख लिए, एयर कंटेंट क्या होता है, तो एयर कितना है वॉल्यूम वॉइड में, तो वॉल्यूम ऑफ एयर बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड। पोरोसिटी कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। परसेंटेज एयर निकालना, परसेंटेज एयर जब भी बोले तो वॉल्यूम ऑफ एयर टोटल वॉल्यूम में निकालना है। और अगर सिर्फ एयर कंटेंट बोले, सिर्फ एयर कंटेंट बोले तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, दोनों एक ही अलग अलग है। तो यहाँ पर पोरोसिटी वॉइड रेशियो हो गया, वॉइड रेशियो कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इस तरह से चारों हम लोग देख लिए। तो इसका जो आंसर हो गया, टोटल वॉल्यूम के साथ में रेशियो था, टोटल वॉल्यूम के साथ में रेशियो किसका हो गया, तो पोरोसिटी का हो गया। इस तरह से बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड। कॉम्पैक्टेड पूछ रहा है, कॉम्पैक्टेड डेंस है, काफ़ी कॉम्पैक्टेड है, उसको क्या होता है, जो कॉम्पैक्टेड अभी हम लोग बोले थे, जो आईडी का जो वैल्यू है, अभी डेंस सैंड है, सैंड बोले तो कोहेजन लेस हो गया। अभी हम लोग क्या देखे थे, कोहेजन लेस सॉइल के लिए आईडी का जो वैल्यू होता है, आईडी का जो वैल्यू निकलता है वो कोहेजन लेस के लिए होता है, इक्वल टू लेस देन 1 और 0 के बराबर होता है। ठीक है, 0 के बराबर या 0 के बराबर या बड़ा, और 1 से छोटा या बराबर होता है। ठीक है, जैसे ही 1 के नज़दीक जाएगा ये वो डेंसनेस होता है, मीन्स इधर की ओर बढ़ेगा तो डेंसनेस होगा, और इधर की ओर बढ़ेगा तो ये लूजनेस होगा। तो डेंस होगा तो 1 के जैसे ही नज़दीक होगा तो डेंस होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं जो कॉम्पैक्टेड डेंस है, कॉम्पैक्टेड डेंस किस में होगा, तो 95%। ठीक है, तो इस तरह से सी हो गया। अगर 4 है तो इसको लूज बोलते हैं, लूज है यहाँ पे, और अगर 0.6 है तो इसको मीडियम है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख लिए, 0.4 है अगर आईडी का वैल्यू तो इसको क्या बोलेंगे, तो आईडी है रिलेटिव डेंसिटी बोल सकते हैं आईडी, तो इसको बोलते हैं लूज। अगर 0.6 है तो मीडियम, इसको बोलेंगे तो कॉम्पैक्टेड डेंस। ठीक है, ये जो वैल्यू लाइज करता है 1 से लेकर के 0 से लेकर के 1 के बीच में लाइज करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, जो आईडी सबसे पहले आईडी जो हो गया 1 से लेकर के 0 तक हो गया। और सैंड के केस में मीन्स कोहेजन लेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ जब भी होगा तो कोहेजन लेस के लिए ही लागू होता है, कोहेजन लेस सॉइल के लिए ही ये वैलिड होता है रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्या कह रहा, इफ द सैंड इन सिटू इज द इट्स डेंसनेस स्टेट देन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सैंड। अब डेंसनेस स्टेट पे है, जब से डेंसनेस स्टेट पे है तो रिलेटिव डेंसिटी कितना होगा, तो फिर से वही क्वेश्चन है, आईडी का जो वैल्यू था वो लेस देन या इक्वल टू 1 होता है और 0 के बराबर या होता है डेंसिट स्टेट में है। जब डेंसिट में हो गया
तो जब डेंसेट कब होता है, जब एक के नज़दीक में रहेगा। तो सबसे एक के नज़दीक में कौन है, मीन्स एक है, तो कह सकते हैं कि डेंसेट स्टेट में होगा, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्या कह रहा है। 20 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर डिटरमाइनिंग द वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट निकालने के लिए इसमें से मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है। तो वाटर कंटेंट देखिए, साइकोमीटर जो होता है, साइकोमीटर जो होता है वाटर कंटेंट प्लस स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों के निकालने के लिए यूज होता है। कैल्शियम क्लोराइड मेथड सबसे क्विक मेथड है, सबसे क्विक मेथड है, साइन मेथड भी निकाला जाता है। और ओवर ड्राइंग मेथड जो है सबसे एक्यूरेट मेथड है। ओवर ड्राइंग मेथड जो होता है वाटर कंटेंट का, वो सबसे एक्यूरेट मेथड माना जाता है वाटर कंटेंट निकालने के लिए। तो पिक्नोमीटर जो मेथड हो गया, पिक्नोमीटर मेथड जो हो गया, एक इसमें यूज होता है, ये वाटर कंटेंट प्लस स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों में यूज होता है। पहला एक मेथड है जो कि दोनों चीज़ निकालने में यूज होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं इसमें सॉइल का, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल एंड वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल दोनों निकाल सकते हैं किससे, पिक्नोमीटर मेथड से। बाकी जो मेथड है सिर्फ वाटर कंटेंट के लिए होता है, और इसमें भी सबसे बेस्ट जो होता है वो ओवन ड्राइंग मेथड होता है फॉर वाटर कंटेंट के लिए। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्या कर रहा है। फॉर प्रॉपर फील्ड कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन। क्विक डिटर्मिनेशन अभी बोले, क्विक डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा होगा, कैल्शियम क्लोराइड मेथड। 5 से 7 मिनट लेता है इसको सोल्व करने के, मतलब मेथड वाटर कंटेंट निकालने के में कितना टाइम लेता है, तो 5 से 7 मिनट। कैल्शियम क्लोराइड मेथड सबसे क्विक मेथड है, दैट इज इसका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, पिक्नोमीटर यूज। पिक्नोमीटर अभी बताएं क्या होता है यूज में, ये वाटर कंटेंट में भी यूज होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी में भी निकालने में यूज किया जाता है पिक्नोमीटर मेथड का। तो ये बोल रहा है कि पिक्नोमीटर मेथड इज यूज टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट एंड वाइड रेशियो नहीं निकालते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ड्राई डेंसिटी नहीं, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं, वाटर कंटेंट निकालते हैं, ठीक सही हो गया। ये वाइड रेशियो नहीं निकालते हैं, ड्राई डेंसिटी भी नहीं निकालते हैं। वेट है इसका जो पिक्नोमीटर जो मेथड है वो वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए यूज होता है, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या होता है, स्टोक्स लॉ कहाँ तक वैलिड होता है। स्टोक्स लॉ जो वैलिड होता है वो 0.2 mm से लेकर के 0.0002 तक वैलिड होता है, 0.0002 तक वैलिड होता है। तो इस तरह से ये रेंज ये हो गया वैलिड। अगर 0.20 से मतलब इसका जो रेंज होता है 0.0002 mm से लेकर के 0.2 mm तक होता है, 0.0002 टू 0.2 mm तक के इलाज करता है, ठीक है। तो बाकी अगर इससे कम हो जाए, अगर ये छोटा वैल्यू है, अगर इससे कम हो जाए, अगर इससे कम है, तो ये जो मोशन होता है इसको ब्रोनियन मोशन बोलते हैं, ये ब्रोनियन मोशन हो जाएगा। और अगर 0.2 से ज़्यादा हो जाए तो इसमें टर्बुलेंट आ जाएगा, इसमें टर्बुलेंट आ जाएगा। तो कह सकते हैं इस जो अगर लेस देन हो गया 0.0002 mm से तो ब्रोनियन मोशन हो जाएगा, और अगर ग्रेटर हो गया 0.2 से तो क्या डिस्टर्बेंस होगा, वो टर्बुलेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो स्टोक्स लॉ जो वैलिड होता है वो किसके लिए होता है, 0.2 से लेकर के 0.0002 या 0.0002 mm से लेकर के 0.2 mm तक वैलिड होता है। सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर एनालिसिस। हाइड्रोमीटर एनालिसिस क्या होता है, फॉर सॉइल के लिए एक एनालिसिस है जिसमें साइज निकाला जाता है सॉइल का। तो इन हाइड्रोमीटर एनालिसिस क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इन हाइड्रोमीटर एनालिसिस फॉर सॉइल बोथ मेनिस्कस करेक्शन एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन और एडिटिव नहीं, मेनिस्कस करेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, एडिटिव करेक्शन जो होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। तो इसमें करेक्शन पूछ रहा है कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव हो रहा है, वही पूछ रहा है इसमें। तो जो मेनिस्कस करेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, मेनिस्कस करेक्शन पॉजिटिव होता है, और एडिटिव करेक्शन जो होता है वो निगेटिव होता है। एक टेम्परेचर करेक्शन होता है जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं, तो बोथ एक जैसा नहीं होता तो ये गलत हो गया। बोथ मेनिस्कस करेक्शन एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन और सब्ट्रैक्टिव नहीं, दोनों एक जैसा नहीं होता। मेनिस्कस करेक्शन इज एडिटिव, ठीक है। जो मेनिस्कस करेक्शन है वो एडिटिव होता है, सही है। एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन इज सब्ट्रैक्टिव, ये निगेटिव होता है, मिस सही है, मिस ये सही है। तो हम लोग सिंपल देख लेते हैं जो इसका जो रीडिंग होता है किसका इसका जो रीडिंग होता है हाइड्रोमीटर एनालिसिस में, रीडिंग अगर आर एच ले लेते हैं हाइड्रोमीटर एनालिसिस का, तो आर एच करेक्शन अगर लगाएंगे तो प्लस होता है, ये होता है मेनिस्कस करेक्शन, प्लस में हो गया CM, और माइनस में हो जाता है कौन सा डिस्पर्सिंग करेक्शन, प्लस माइनस हो जाता है टेम्परेचर करेक्शन। इसमें 3 करेक्शन यूज होता है। अगर हम आर एच का जो वैल्यू लिख रहे हैं तो आर एच जो होता है वैल्यू वो आर एच प्लस में गए तो C मेनिस्कस माइनस एडिटिव का CD प्लस माइनस CT, टेम्परेचर करेक्शन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इस तरह से इसका रीडिंग हाइड्रोमीटर एनालिसिस में जो हाइड्रोमीटर का रीडिंग होता है वो इस पर लाज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाइड्रोमीटर मेथड
ऑफ सेडिमेंटेशन एनालिसिस डिफर फ्रॉम द पिपेट मेथड। पिपेट मेथड और हाइड्रोमीटर जो मेथड है एनालिसिस का, जो साइज एनालिसिस होता है, सॉइल एनालिसिस होता है, तो इसमें क्या अंतर है? तो जो मेन अंतर जो इसमें होता है, वो जो मेथड जो टेकिंग ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसमें जो ऑब्जर्वेशन लेते हैं दोनों का वो अलग अलग रहता है। प्रिंसिपल दोनों सेम है। मेथड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सस्पेंशन ये भी सेम है। तो सिर्फ जो अंतर होता है दोनों में, हाइड्रोमीटर और पिपेट मेथड में, जो ऑब्जर्वेशन लेते हैं वही अंतर होता है, दैट इज टेकिंग टू ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से 26 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज। पार्टिकल साइज रेंज पूछ रहा है इसमें, याद देना पार्टिकल साइज रेंज पूछ रहा है। एक होता है शेप, अगर पार्टिकल साइज शेप पूछे और रेंज पूछे तो रेंज जो होता है, रेंज निकालने के लिए हम लोग कौन होता है? यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट होता है। यूनिफॉर्मिटी जो कोफिशिएंट होता है इसको CU से इंडिकेट करते हैं। उसके लिए हमको रेंज निकालते हैं। और जो कर्वेचर हो गया, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, इसको CC से इंडिकेट करते हैं। ये शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर पार्टिकल साइज रेंज पूछे तो इसके लिए CU रिस्पॉन्सिबल है और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, और अगर पार्टिकल साइज शेप पूछे तो CC रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये हो गया पार्टिकल साइज शेप के लिए। तो दोनों का जो वैल्यू, अगर यहाँ पर एक और पॉइंट देख लेते हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो है, इसका जो वैल्यू होता है वो D60 डिवाइड बाई D10। ये जो रेशियो होता है D60 डिवाइड बाई D10, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। किसको रिप्रेजेंट करता है? तो इसका रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? साइज रेंज के लिए होता है। पार्टिकल साइज रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। ठीक है, यही अगर कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर पूछा, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को CC से इंडिकेट करते हैं, और CC का जो वैल्यू होता है, वो कितना होता है? D30 का स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10। D30 का स्क्वायर D60 इंटू D10, और CU का हम लोग क्या देखें? D60 डिवाइड बाई D10। ये दोनों याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का जो फार्मूला हो गया D30 का स्क्वायर डिवाइड बाई D60, D30 का स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10, और जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का जो फार्मूला हो गया D60 बाई D10। ये जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो है वो शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो है वो रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हम पूरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, 4 दिया हुआ है, चारों देखते हैं। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट रिप्रेजेंट द शेप। अभी हम लोग क्या देखें? यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो है वो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो है अभी हम लोग क्या देखे थे? यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो है शेप को रिप्रेजेंट करता है। नहीं, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है? ये यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट में CU, अभी हम लोग बोल रहे हैं CU जो रिप्रेजेंट करता है वो रेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और CU का जो वैल्यू होता है D60 बाई D10 होता है। तो इस तरह से गलत हो गया। शेप के लिए कौन होता है रिस्पॉन्सिबल? शेप के लिए मेरा कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है, और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का वैल्यू क्या होता है? D30 का स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10। तो इस तरह से मेरा एक स्टेटमेंट गलत है पहला, और हम लोग देख भी लिए कि कोफिशिएंट अगर देखा है, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट अगर है तो रेंज के लिए होता है, और यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट का जो वैल्यू होता है वो D60 बाई D10 होता है। और यहाँ पर शेप पूछ रहा था, तो शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो शेप के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है, और जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का जो वैल्यू होता है D30 का स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10 होता है। इस तरह से देखें, ये सेज नहीं, यहाँ पे रेंज रहता तब सही होता, तो ये गलत हो गया। फॉर ए वेल ग्रेडेड सॉइल बोथ यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट एंड, किसके लिए? वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए। वेल ग्रेडेड सॉइल है, बोथ यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आर नियरली यूनिटी। जो दोनों का यूनिटी होता है वो बोल रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको अगर देखें, जो वेल ग्रेडेड अगर सॉइल है तो CU का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 4 होता है, और CC का जो वैल्यू होता है वो 1 और 3 के बीच में लाज करता है, तो यूनिटी नहीं होता है वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए। तो इस तरह से कर सकते हैं, ये भी गलत है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ए सॉइल इज सेड टू बी वेल ग्रेडेड, इट हैज़ मोस्ट ऑफ द पार्टिकल इज अबाउट सेम साइज। अगर पार्टिकल साइज सेम हो जाए किसी भी सॉइल का तो उसको यूनिफॉर्म सॉइल कहते हैं, उसको यूनिफॉर्म सॉइल बोलते हैं, ना कि वेल ग्रेडेड सॉइल बोलते हैं। वेल ग्रेडेड सॉइल नहीं होगा ये सॉइल, कौन सा होगा? यूनिफॉर्म सॉइल होगा, वो यूनिफॉर्म सॉइल होगा। इस तरह से मेरा ये भी गलत है।
ये भी गलत हुआ, वो भी गलत हो गया। तो इसका जो स्टेटमेंट जो इसमें पूछ रहा था विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कोफिशिएंट द यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ सॉइल। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट क्या होता है, अभी हम लोग क्या देखें, सी से इंडिकेट करते हैं। सी क्या होता है, D60/D10, यही होता है D60/D10। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज इक्वल टू D60/D10। तो पूछ क्या रहा है, कोफिशिएंट यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो है सॉइल का ऑलवेज लेस देन 1, लेस देन तो नहीं होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये जब भी होगा तो ग्रेटर होगा या इक्वल हो सकता है। ऑलवेज ग्रेटर, ऑलवेज तो नहीं मान सकते हैं, बट इक्वल और ग्रेटर देन हो सकता है, लेस तो कभी नहीं होगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है D60/D10 होता है। अगर यूनिफॉर्म सॉइल का निकालें तो D10 और D60 दोनों बराबर हो जाएगा। अगर यूनिफॉर्म सॉइल में देखें, यूनिफॉर्म सॉइल किसको सॉइल बोलते हैं, अगर यूनिफॉर्म सॉइल है तो किसको बोलते हैं, जिसको साइज जो है वो बराबर हो जाए, सारा सॉइल जो है, साइज का जो सॉइल है यूनिफॉर्म रहे, उसको यूनिफॉर्म सॉइल बोलते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट हो गया CU का जो वैल्यू D60/D10, 60 का जो डायमीटर का जो सॉइल है वो जब भी होगा तो इससे बड़ा ही होगा 10 से। तो इस तरह से कह सकते हैं कि विच इज इक्वल टू या ग्रेटर देन, विच इज इक्वल टू या ग्रेटर देन 1। तो इस तरह से जो इसका आंसर हो गया दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू एडवर्क द सॉइल इज सेड टू बी, हाँ, अकॉर्डिंग टू एडवर्क द सॉइल सेड टू बी मीडियम प्लास्टिसिटी ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अच्छा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स पूछ रहा है, इसमें मीडियम कौन सा होगा, तो जो इसका रेंज दिया हुआ है, पहला जो 0 से अगर 7 के बीच में प्लास्टिसिटी इंडेक्स रहता है तो इसको कौन सा बोलते हैं, लूज प्लास्टिसिटी बोलते हैं, लूज प्लास्टिसिटी बोलते हैं। 7 से 17 के बीच में है तो इसको हम लोग मीडियम बोलते हैं, ठीक है। 17 से अगर 27 के बीच में है तो इसको हाई बोलते हैं, हाई प्लास्टिसिटी। और अगर 27 से भी ज़्यादा है तो वेरी हाई बोलते हैं। तो ये चारों रेंज दिया हुआ है। अगर 0 से 7 के बीच में अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स का वैल्यू है तो जो उसको बोलते हैं लूज सॉइल बोलेंगे, ठीक है। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स का वैल्यू 7 और 17 के बीच में है तो मीडियम प्लास्टिसिटी बोलेंगे। इसी तरह लूज, मीडियम, हाई और वेरी हाई। तो इसको याद रखना, पहला जो हो गया वो लूज के लिए, दूसरा जो हो गया मीडियम के लिए, तीसरा जो हो गया हाई के लिए हो गया। अगर ग्रेटर देन 27 हो गया तो वेरी हाई के लिए हो गया। तो पूछ किसके लिए आता है, मीडियम के लिए। तो मीडियम के लिए कौन सा रेंज होगा, 7 से 17, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इफ द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल मास लाइज बिटवीन इट्स लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, द सॉइल मास इज सेड टू बी। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इस तरह से कह रहा है कि जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो कहाँ लाइज कर रहा है, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में। तो हम लोग एक ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ होता है, पहला अगर इस तरह से इसको बनाया जाए तो ये होता है सबसे जो हायर वाटर कंटेंट होता है वो लिक्विड लिमिट का होता है, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक लिमिट, इसके बाद श्रिंकेज लिमिट। तो ये पूछ रहा है जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो कहाँ लाइज कर रहा है, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में है। तो लिक्विड लिमिट हो गया, ई जो होता है सॉलिड होता है, ये सेमी सॉलिड होता है, ये प्लास्टिक स्टेट होता है और ये लिक्विड स्टेट होता है। सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो ये जो होता है, जो वाटर कंटेंट कहाँ लाइज कर रहा है मेरा, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में। मतलब लिक्विड लिमिट ये हो गया, प्लास्टिक लिमिट ये हो गया। इस रेंज में अगर लाइज कर रहा है तो ये जो सॉइल जो स्टेट होगा वो कौन सा सॉइल होगा। तो हम लोग देख लिए कि पहला जो होता है सॉलिड होता है, फिर सेमी सॉलिड, फिर प्लास्टिक, फिर लिक्विड। तो जो प्लास्टिक और लिक्विड लिमिट के बीच में जो एरिया है दैट इज 10 सॉइल है, उसको कौन सा होगा, वो प्लास्टिक स्टेट में है। तो कह सकते हैं इसमें जो होगा प्लास्टिक स्टेट, दैट इज प्लास्टिक स्टेट मेरा बी दिया हुआ है। सिंपल से हम लोग इस ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं, आसानी होता है याद करने में। पहला लिक्विड लिमिट सबसे ज़्यादा होता है, फिर प्लास्टिक लिमिट, फिर श्रिंकेज लिमिट। पहला जो स्टेट होता है वो सॉलिड स्टेट होता है, जो सॉलिड स्टेट होता है। सेकंड जो होता है सेमी सॉलिड होता है। थर्ड जो होता है प्लास्टिक स्टेट होता है, फिर लिक्विड स्टेट होता है, ठीक है। तो इस तरह से देख लें, दोनों के बीच में आ रहा था तो प्लास्टिक स्टेट में आ रहा था। इस तरह से हम लोग देख लें, इसका जो आंसर होगा प्लास्टिक स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशियो पूछ रहा है किसमें, लिक्विड लिमिट, वाटर कंटेंट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अच्छा, जो रेशियो है लिक्विड लिमिट, वाटर कंटेंट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स का क्या होता है, तो लिक्विडिटी इंडेक्स, श्रिंकेज रेशियो, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स। इसको बारी बारी से अगर देखते हैं चारों का डिफिनीशन, उसके बाद इस पर आते हैं। लिक्विडिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स हम लोग सिंपल एक फॉर्मूला याद रखते हैं, एल ट्रिक्स है, एल इंटू एन। जब भी ट्रिक्स लगेगा एल एन, एल एन का मतलब यहाँ पे आता है एल एन, इसको याद रखना, एल एन से बन जाएगा। अगर लिक्विडिटी इंडेक्स पूछे तो आई एल, एल आ गया तो जब भी यहाँ पे होगा एन होगा माइनस डब्ल्यू पी डिवाइड बाई आई पी। मीन्स जो लिक्विडिटी इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिसिटी इंडेक्स, सॉरी प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स। जो रेशियो होता है डिफरेंस ऑफ द नेचुरल वाटर कंटेंट
डिफरेंस ऑफ नेचुरल वाटर कंटेंट एंड प्लास्टिक लिमिट टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। इससे श्रिंकेज रेशियो का अलग अलग होता है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी इंडेक्स अगर देखा जाए इसको आईसी होता है, आईसी लग गया तो जब भी होगा तो डब्ल्यू एल माइनस एन, डब्ल्यू एन डिवाइड बाई आई पी मीन्स दो आई सी जो होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ये होता है रेशियो बिटवीन डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिमिट एंड नेचुरल वाटर कंटेंट टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ये इसमें पूछ क्या रहा है, लिक्विड लिमिट है मीन्स डब्ल्यू एल माइनस वाटर कंटेंट डिवाइड बाई आई पी। ये किसका आया था अभी हम लोग देखें, जब लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट है तो ये आया किसका, ये आ गया आई सी का, दैट इज कंसिस्टेंसी इंडेक्स। यही अगर यहाँ पे अगर हम डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू पी रहता, डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू पी यहाँ पे क्या हो गया, डब्ल्यू पी हो गया, डब्ल्यू पी क्या हो गया यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट हो गया। प्लास्टिक लिमिट से रहता तो यहाँ पे होता लिक्विड लिमिट, बट यहाँ पे लिक्विड लिमिट और वाटर कंटेंट में रेशियो फॉर्मूला दिया हुआ किसका फॉर्मूला है, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो हो गया कंसिस्टेंसी इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स क्या होता है, टफनेस इंडेक्स को हम लोग आई टी से इंडिकेट करते हैं। आई टी बराबर क्या होता है, आई पी बाई आई एफ, इट इज़ द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स। आई पी और आई एफ का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं टफनेस इंडेक्स। आई पी क्या होता है, आई पी जो होता है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स। आई पी प्लास्टिसिटी इंडेक्स बराबर होता है लिक्विड लिमिट एंड लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, व्हेन ए प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट। कह रहा है कि अगर प्लास्टिक लिमिट का जो वैल्यू है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, लिक्विड लिमिट से, देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो अभी हम लोग क्या देखें, जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स को हम आई पी से इंडिकेट करते हैं, आई पी बराबर क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। लेकिन जब बोल रहा है कि प्लास्टिक लिमिट जब है सॉइल ग्रेटर हो जाएगा लिक्विड लिमिट से, अगर ये वैल्यू ग्रेटर हो जाए मीन्स ये निगेटिव में आ गया, तो आई पी का जो वैल्यू होता है कभी निगेटिव में नहीं होगा। जब भी होगा आई पी तो जीरो तक हो सकता है, जीरो या जीरो से बड़ा हो सकता है। जो आई पी का जो वैल्यू है ग्रेटर या इक्वल टू जीरो हो सकता है, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो जब भी ग्रेटर होगा और प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो अगर निगेटिव में आ रहा है तो उसका वैल्यू जीरो मानते हैं, दैट इज जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे अगर डब्ल्यू पी ज़्यादा आ गया था डब्ल्यू एल से, तो यहाँ पे मेरा जो आई पी का वैल्यू निगेटिव आ रहा था, तो निगेटिव हम लोग लिखते नहीं आई पी का, इसलिए आई पी बराबर मेरा जीरो आ गया था, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टफनेस इंडेक्स। अभी हम लोग देख लेते हैं टफनेस इंडेक्स को आई टी बराबर क्या आता था, आई पी बाई आई एफ, इट इज़ द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स। जो टफनेस इंडेक्स जो होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स का रेशियो होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, टफनेस इंडेक्स क्या डिफाइन करता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स कंसिस्टेंसी इंडेक्स नहीं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स, दैट इज सही हो गया। ये होता है रेशियो क्या होता है, आई पी बाई आई एफ, सिंपल याद रखना है टफनेस इंडेक्स का। आई टी का जो हो गया प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स का रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल मास इज जीरो। अगर आई पी का वैल्यू अगर जीरो है तो इसके मतलब क्या कहने का मतलब इसका, इसमें प्लास्टिसिटी नहीं है। आई पी का वैल्यू अगर जीरो है इसका मतलब ये है कि उसमें प्लास्टिसिटी नहीं है। प्लास्टिसिटी किस में नहीं होता, क्ले में होता है, क्ले सिल्ट है, सैंड में नहीं होता। तो कह सकते हैं जो सैंड होगा उसमें प्लास्टिसिटी नहीं होता, तो इसका जो आई पी का जो वैल्यू होगा सैंड का केस में वो जीरो होगा, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर का, एडमिक्सचर ऑफ कोर्स पार्टिकल लाइक सैंड और सिल्ट और क्ले कॉज। अगर कोई एडमिक्सचर है कोर्सर पार्टिकल लाइक सैंड एंड सिल्ट क्ले कॉजेज, जो एडमिक्सचर है किसी का वो क्या इफेक्ट करता है वो देखते हैं ऑप्शन में, डिक्रीज लिक्विड लिमिट एंड इंक्रीज प्लास्टिक लिमिट। नहीं, जो डिक्रीज दोनों को करेगा, लिक्विड लिमिट को भी डिक्रीज करेगा एडमिक्सचर और प्लास्टिक लिमिट को भी डिक्रीज करेगा। बट तो इसमें ऑप्शन ये गलत हो गया, डिक्रीज करेगा और इंक्रीज करेगा ऐसा नहीं है, दोनों डिक्रीज करेगा। डिक्रीज इन लिक्विड लिमिट एंड नो चेंज इन प्लास्टिक लिमिट, नहीं नो चेंज नहीं होगा, ये भी गलत है। डिक्रीज इन बोथ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, हाँ ये तो सही है। अभी तो हम बोले कि डिक्रीज होगा दोनों, ठीक है। जब कोई भी एडमिक्सचर का डालेंगे तो जो डिक्रीज करेगा किसके केस में, लिक्विड लिमिट को भी डिक्रीज करेगा और
लिक्विड को भी डिक्रीज करेगा और प्लास्टिसिटी इंडेक्स को भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो सी मेरा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्या कर रहा है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यूनिफॉर्म सॉइल हैज मोर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देन नॉन यूनिफॉर्म सॉइल। यूनिफॉर्म सॉइल का जो स्ट्रेंथ होता है यूनिफॉर्म सॉइल का वो ज़्यादा होता है नॉन यूनिफॉर्म से, ये पूछ रहा है। तो ये गलत है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म का जो स्ट्रेंथ होता है वो ग्रेटर होता है यूनिफॉर्म से। तो इस तरह से मेरा जो आंसर हो गया वो एक गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, यूनिफॉर्म सॉइल हैज लेस स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देन ए नॉन यूनिफॉर्म सॉइल। हाँ, ये सही है। यूनिफॉर्म सॉइल का जो स्ट्रेंथ होता है वो कम होता है किसके कंपेयर में, नॉन यूनिफॉर्म के सॉइल में, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, टेबल दिया हुआ है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या है। फॉलोइंग इंडेक्स प्रॉपर्टीज, इंडेक्स प्रॉपर्टीज दिया हुआ है सॉइल का, कौन लिक्विड लिमिट दिया हुआ है, प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है। ए बी सी डी 4 तरह का सॉइल है। विच ऑफ द सॉइल मोर क्ले पार्टिकल, अच्छा पूछ रहा है किसमें क्ले पार्टिकल किसमें ज़्यादा है। तो क्ले पार्टिकल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आईपी का वैल्यू निकालते हैं। आईपी का वैल्यू किसका ज़्यादा रहेगा, आईपी का वैल्यू जिसका ज़्यादा रहेगा उसमें क्ले पार्टिकल ज़्यादा रहेगा। तो आईपी क्या होता है, आईपी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, आईपी बराबर होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इसको घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 0 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 0.27। इसमें कर रहे हैं तो 0.22, इसमें कर रहे हैं तो मेरा आ रहा है इसमें कर रहे हैं तो मेरा 0.32 आया ना, 97232। हाँ, इसमें किए तो आ गया 0.22, इसमें किए तो 0.21। तो सबसे ज़्यादा मेरा आएगा 0.32, सबसे ज़्यादा जो आ रहा है वो इसमें आ रहा है, वो आ रहा 0.32। तो इस तरह से कह सकते हैं जो मोर क्ले पार्टिकल होगी, मोर क्ले पार्टिकल किस में रहेगा, मोर क्ले किस में हो गया, ये दोनों में बी में हो गया। बी का जो सब्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा आया, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल विच रिप्रेजेंट द बाउंड्री बिटवीन प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। अभी हम लोग एक ग्राफ देखे थे, इस तरह से था। ये ग्राफ होता है, नीचे वाटर कंटेंट होता है, ऊपर वॉल्यूम होता है। तो अगर वाटर कंटेंट है नीचे, सबसे ज़्यादा जो वाटर कंटेंट होता है वो लिक्विड लिमिट होता है। उसके बाद जो होता है कम जो होता है प्लास्टिक लिमिट होता है, उससे जो कम होता है वो श्रिंकेज लिमिट होता है। इसके नीचे 0 होता है। यहाँ से बाद जो ग्राफ होता है इस तरह से ये होता है, ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है। यहाँ पे आकर के वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, इसके नीचे वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। इस तरह से ग्राफ है किसके किसके बीच में, वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेंट के बीच में। ये जो स्टेट होता है श्रिंकेज लिमिट के पीछे का जो स्टेट होता है श्रिंकेज लिमिट और 0 के बीच में, वो होता है सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट। उसके बाद जो हो गया सेमी सॉलिड हो गया, उसके बाद जो होगा प्लास्टिक स्टेट हो गया, उसके बाद लिक्विड स्टेट हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है, क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल विच रिप्रेजेंट द बाउंड्री बिटवीन प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। मीन्स प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट के बीच का जो बाउंड्री है उसको कौन सा होगा। तो अभी हम लोग देखें, क्या देखें कि अगर ये देख रहे हैं प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड स्टेट पूछ रहा है, तो ये हो गया मेरा लिक्विड स्टेट, ये हो गया प्लास्टिक स्टेट, ये हो गया सेमी सॉलिड स्टेट, ये हो गया सॉलिड स्टेट। तो बोल रहा है प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड स्टेट के बीच का जो बाउंड्री हो गया दैट इज ये बाउंड्री। ये जो बाउंड्री हो गया किसको रिप्रेजेंट कर रहा, लिक्विड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा। ये अगर सेमी सॉलिड और प्लास्टिक स्टेट के बीच में पूछता तो किसको करता, प्लास्टिक लिमिट को। और अगर सॉलिड और सेमी सॉलिड के बीच में करता तो श्रिंकेज लिमिट को। तीनों हम लोग देख लिए ग्राफ से, ये हो गया श्रिंकेज, प्लास्टिक और ये लिक्विड। तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया ये लिक्विड लिमिट। तो इस तरह से जो इसका आंसर हो गया वो लिक्विड लिमिट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या रहा है 39 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग सॉइल हैज मोर प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसका ज़्यादा होगा था। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, हम लोग देखे थे आईपी बराबर क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो आईपी का वैल्यू जो हो गया वो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि किसका ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा इसमें किसका होगा, जिसका लिक्विड लिमिट सबसे ज़्यादा हो। प्लास्टिसिटी इंडेक्स का ज़्यादा हो जिसका लिक्विड लिमिट सबसे ज़्यादा। तो लिक्विड लिमिट सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसमें ज़्यादा लिक्विड लिमिट होगा क्ले का होगा, जिसका क्ले का ज़्यादा है मीन्स इसका सबसे ज़्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगा, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है।
लिक्विड लिमिट, अच्छा लिक्विड लिमिट से है, लिक्विड लिमिट ऑल सॉलिड प्रोसेस, ऑल सॉलिड जो है क्या करता है, सेम शियर स्ट्रेंथ। हाँ लिक्विड लिमिट पे जो होता है, जब लिक्विड लिमिट पे आता है तो शियर स्ट्रेंथ सेम हो जाता है, मिनिमम होता है। मिनिमम कितना, तो 2.7 होता है न्यूटन पर एम स्क्वायर मिनिमम होता है। शियर स्ट्रेंथ का जो वैल्यू होता है मिनिमम होता है 2.7 मीटर पर एम स्क्वायर के अप्रोक्स होता है। तो लिक्विड लिमिट पे शियर स्ट्रेंथ का जो वैल्यू होता है सेम होता है। स्मॉल मैग्नीट्यूड सेम शियर स्ट्रेंथ, लार्ज मैग्नीट्यूड लार्ज नहीं होता है, जब भी होगा तो स्मॉल मैग्नीट्यूड होगा, डिफरेंट नहीं होगा, डिफरेंट नहीं होगा। जब भी होगा लिक्विड लिमिट पे तो सेम होता है और मिनिमम होता है। ये याद रखना है कि लिक्विड लिमिट पे, एट लिक्विड लिमिट, किसी भी लिक्विड लिमिट पे किसी भी सॉइल का जो शियर स्ट्रेंथ होता है वो सेम होता है और स्मॉल मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है शियर स्ट्रेंथ, मतलब शियर स्ट्रेंथ कम जाता है। तो शियर स्ट्रेंथ इस तरह से देख भी सकते हैं कि शियर स्ट्रेंथ जो है वो कम होता है लिक्विड लिमिट का। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, शियर स्ट्रेंथ जो हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लास्टिक लिमिट, सॉरी लिक्विड लिमिट। तो शियर स्ट्रेंथ जो हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया लिक्विड लिमिट का। तो इस तरह से देखा जाए तो मेरा पहला जो आंसर हो गया वो सही हो गया। इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है, स्मॉल वैल्यू कितना होता है लिक्विड लिमिट पे, वो 2.7 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 41 नंबर क्या कह रहा है, if the material of base of the cascaded liquid limit device on which the cup containing soil paste drop is softer than the standard soil। कह रहा है कि स्टैंडर्ड मटेरियल में टेस्ट कर रहे हैं सॉइल का, जो इसमें मटेरियल दिया हुआ है जो स्टैंडर्ड से उसको सॉफ्ट हो जाए, जो पहले था उससे सॉफ्ट हो जाए, तो लिक्विड लिमिट क्या होगा। ये पूछ रहा है कि लिक्विड लिमिट पे क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो लिक्विड लिमिट निकलता है, लिक्विड लिमिट निकालने के लिए 25 ब्लो यूज करते हैं। 25 ब्लो यूज करते हैं। एक मटेरियल होता है, उसको कट करने, जिसमें मटेरियल है उसको 25 ब्लो में कट करते हैं, जितना कट होता है उसी को लिक्विड लिमिट आता है। 25 फ्लो, उसको लेंथ होता है जो इंस्ट्रूमेंट का वो होता है 12 mm, और जो हाइट गिराते हैं उसको हाइट से वो होता है 10 mm का। तो ये याद रखना है कि नंबर ऑफ ब्लो जो हो गया लिक्विड लिमिट निकालने के लिए वो 25 ब्लो होता है। हाइट जो होता है इसका वो 10 mm से होता है और जो लेंथ होता है वो 12 mm होता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि जब सॉफ्टर हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, स्टैंडर्ड जो है हार्ड, जो स्टैंडर्ड रबर जो इसमें दिया हुआ है, जो इंस्ट्रूमेंट में जो रबर फिट है उससे अगर सॉफ्ट हो जाए तो एक जल्दी कटेगा। जब ये कटेगा तो लिक्विड लिमिट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसको जितना कट होता है, जो इतना कट कर सकता है उसी को लिक्विड लिमिट बोलता है। 25 ब्लो में, 25 ब्लो में जितना कट होता है इस रबर को, उसी को बोलते हैं हम लोग लिक्विड लिमिट का वैल्यू। उसका जो हाइट कितना पे होता है 10 mm से गिराता है, लेंथ जो होता है 12 mm होता है। तो जो अगर हम लोग इस सॉफ्ट कर रहे हैं तो सॉफ्ट होगा तो ये ज़्यादा कटेगा, जब ज़्यादा कटेगा तो लिक्विड लिमिट का जो वैल्यू होगा हमेशा ज़्यादा होगा, तो ऑलवेज इंक्रीज। जब भी होगा, जब सॉफ्टर हो जाएगा तो ऑलवेज इंक्रीज होगा। अगर ये हार्डर हो जाता, ये किस में होगा, जब हार्ड हो जाता, जब हार्ड हो जाता तो कह सकते हैं कि ऑलवेज डिक्रीज करेगा। बट इस केस में सॉफ्ट है तो सॉफ्ट के केस में आंसर ऑलवेज इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा। अकॉर्डिंग टू आइस क्लासिफिकेशन द रेंज ऑफ सिल्ट पार्टिकल, सिल्ट साइज पार्टिकल। तो सिल्ट का पूछ रहा है तो हम लोग पूरा का देख लेते हैं। अगर पूरा का देखें तो क्या होता है, अगर मान लिया जाए यहाँ क्ले होता है, सिल्ट होता है, सैंड होता है और ग्रेवल होता है। ठीक है, ग्रेवल होता है तो अगर मेरा 0.2 माइक्रो से कम है तो उसका जो वैल्यू होता है वो क्ले होता है। और इसको सिंपल याद करने के लिए यहाँ पर टेबल नहीं बन पा रहा है। अगर मेरा जो वैल्यू हो गया 0.2 माइक्रो से कम हो गया साइज का वैल्यू, तो ये क्या होगा, क्ले होगा। अब 0.2 से लेकर के, 0.2 से लेकर के अगर जो मेरा वैल्यू 0.2 से लेकर के अगर मेरा वैल्यू 0.075 mm तक लाइज करता है, 0.075 तक लगता है तो ये सिल्ट हो जाता है। और 0.075 से लेकर के अगर मेरा जो वैल्यू है वो 4.75 तक आता है तो वो सैंड होता है। और 4.75 से लेकर के 20 तक जब जाएगा इसका वैल्यू, 20 तक जाएगा तो फाइन ग्रेवल होता है और इसके बाद ग्रेवल करेंगे तो मेरा 80 तक आ जाता है। इस तरह से इसका 4 रेंज याद रखना है। पहला क्या याद रखना है, 0.2 माइक्रो या फिर 0.02 माइक्रो का 0.002 कर सकते हैं, 1 2 3 पॉइंट, हाँ 0.002 mm कर सकते हैं इसको। अगर एक ही डायमेंशन में रखना है तो जो पहला जो वैल्यू होता है वो 0.002 mm में, दूसरा जो वैल्यू होता है 0.075, तीसरा जो वैल्यू होता है
4.75, तीसरा जो वैल्यू होता है वो 80 होता है। इससे अगर कम किए, इससे अगर कम जाए तो क्ले होता है, ये दोनों के बीच में होता है तो सिल्ट होता है, इस दोनों के बीच में होता है तो सैंड होता है, ये दोनों के बीच में होता है तो वो ग्रेवल होता है। तो डाटा याद रखना है 0.002 या फिर 0.002 या फिर 0.002 से अगर कम है तो सिल्ट। इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये सिल्ट पार्टिकल पूछ रहा है। सिल्ट के लिए कितना होगा, अगर 4.75 नहीं 4.7, अगर इससे इस रेंज के जो बीच में आएगा, ये रेंज में हम लोग देखें 0.002 mm से अगर कम होता है, ये हो गया मेरा सिल्ट का। अगर इससे कम रहता है, अगर इससे कम रहता है तो होता है क्ले का। ठीक है, ये जो रेंज दिया हुआ है, ये जो रेंज दिया हुआ है, ये मेरा दिया हुआ है 2 से लेकर के 4.75 तक का जो रेंज होगा, 2 से जो 4 तो होता है कोर्स सैंड का। ठीक है, 2 से 0.47 तक के हो जाएगा तो ये होता है मेरा फाइन सैंड का। और जो 0.24 से लेकर 0.425 से लेकर के 0.0 तक जाए तो ये होता है, ये मीडियम हो गया, ये फाइन हो गया, फाइन मीडियम कोर्स। ये टेबल में दिया हुआ, टेबल यहाँ पे बन नहीं पा रहा है, तो हम पूरा टेबल बना करके यहाँ पे दिखाते हैं, बस टेबल नहीं बन पा रहा है। बस रेंज याद रखना है। सैंड का जो रेंज होता है, अगर सैंड में देख इंडिविजुअल देख लेते हैं, अगर ये मान लिया जाए सिल्ट है, सिल्ट है तो सिल्ट का जो रेंज हो गया, इधर हो गया मेरा 0.002 mm और मैक्सिमम इसका हो गया 0.075 mm। ये अगर हम लोग सैंड देखते हैं, सैंड देखते हैं तो सैंड में 3 पार्ट में बांटा गया, फाइन, मीडियम और कोर्स। लेकिन इसका जो रेंज होता है 0.075 से लेकर के 4.5 तक के, इसमें अगर 2 यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे 0.475 आ जाता है तो फाइन मीडियम सैंड हो जाता है। इस तरह से हम लोग देख लिए कि सिल्ट के लिए कितना हो गया, सिल्ट के लिए 0.075 mm से लेकर 0.00, अगर इससे कम होगा तो के लिए ये याद रखना, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड इज बेस्ड, जो HRB जो है किस पे बेस्ड होता है, तो HRB जो बेस्ड होता है पार्टिकल साइज पे भी बेस्ड होता है और पार्टिकल साइज कंपोजिशन पे भी बेस्ड होता है और प्लास्टिसिटी करेक्टरिस्टिक पे भी बेस्ड होता है, मीन्स दोनों पे बेस्ड होता है, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इनऑर्गेनिक सॉइल विथ लो कॉम्प्रेसिबिलिटी, इनऑर्गेनिक है और लो कॉम्प्रेसिबिलिटी, जैसे लो लग गया तो इसमें ए लाएगा, लो सॉइल विथ लो कॉम्प्रेसिबिलिटी आर रिप्रेजेंट, इसको रिप्रेजेंट कौन से करते हैं, तो जैसे लो लगेगा और इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक में लो लगेगा तो ML हो जाएगा। ठीक है, लो लगा तो ML होगा। ये अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा इस सैंड के लिए है, लेकिन ML हो गया तो इनऑर्गेनिक के लिए ये हो गया C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैंड पार्टिकल आर मेड ऑफ, सैंड जो पार्टिकल है किससे बनता है, तो सैंड पार्टिकल बनता है रॉक मटेरियल से, दैट इज रॉक मटेरियल। माउंट मोरेनाइट जो होता है काफ़ी स्वेलिंग होता है और इसको में काफ़ी स्वेलिंग होता है और एक्टिव प्रॉपर्टी जो एक्टिव होता है काफ़ी और स्वेलिंग होता है, इसको ब्लैक जो सॉइल होता है उसके लिए ब्लैक सॉइल जो होता है माउंट मोरेनाइट होता है। तो जो इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन जो क्या है, सैंड पार्टिकल और रॉक मिनरल से बनता है, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है द क्ले मिनरल विथ लार्जेस्ट स्वेलिंग, स्वेलिंग जो लार्जेस्ट है एंड श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी बता रहे थे जो सबसे ज़्यादा स्वेलिंग होता है लार्जेस्ट किस में होता है, वो माउंट मोरेनाइट में होता है। माउंट मोरेनाइट जो होता है हाईएस्ट स्वेलिंग होता है, हाईएस्ट श्रिंकेज होता है, हाई एक्टिव होता है। ये ब्लैक कॉटन सॉइल जो होता है वो स्वेलिंग होता है, या माउंट मोरेनाइट होता है ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल जो होता है वो माउंट मोरेनाइट होता है, या लार्जेस्ट स्वेलिंग होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, डिस्पर्स टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, dispersed type of soil structure is an arrangement comprising particle having, अच्छा डिस्पर्स है, जैसे डिस्पर्स है एक फॉर्मूला इसमें ट्रिक्स याद रखना, FD, जो FD का आने का मतलब फेस टू फेस ओरिएंटेशन किस में होता है, डिस्पर्स टाइप स्ट्रक्चर में। तो डिस्पर्स टाइप पूछ रहा है तो डिस्पर्स टाइप में क्या होगा, फेस टू फेस पैरेलल ओरिएंटेशन, तो फेस टू फेस किस में होगा, FD, ये याद रखना FD, दैट इज ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो होता है दोनों वो फ्लोकुलेशन जो स्ट्रक्चर होता है, एक डिस्पर्स टाइप होता है, एक फ्लक्चुएशन टाइप स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें ये होता है। लेकिन FD अगर जैसे ही आया तो FD में डिस्पर्स टाइप होता है, फेस टू फेस ओरिएंटेशन। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, द स्ट्रेस एट पार्टिकल कॉन्टैक्ट ए फिजिकल पैरामीटर दैट कैन बी मेजर्ड इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ए फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। हाँ, इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है इंपॉर्टेंट होता है किस लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है,
सॉइल का, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइज ऑफ वाटर टेबल एबव द ग्राउंड। वाटर टेबल जो होता है, जो राइज कहाँ कर रहा है वाटर टेबल, कहाँ, एबव द ग्राउंड। जब ग्राउंड, जो ग्राउंड है, ग्राउंड सरफेस से अगर ऊपर कर रहा है राइज वाटर टेबल, तो इसमें जो होता है टोटल जो प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर इक्वल टू गामा इंटू जेड, और पोर प्रेशर क्या होता है, गामा डब्ल्यू इंटू जेड। इफेक्टिव निकालते हैं तो गामा माइनस म्यू हो जाएगा। यह बोल रहा है कि राइज ऑफ वाटर टेबल, अगर राइज करता है वाटर टेबल तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इक्वल इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल प्रेशर। हाँ, अगर मान लिया जाए ये मेरा ग्राउंड वाटर है, मतलब ग्राउंड सरफेस है, इससे अगर इंक्रीज कर रहा है ऊपर वाटर, तो जो सिग्मा जो इंक्रीज करेगा वो गामा जेड है, तो ये भी इंक्रीज करेगा, और यू जो है वो गामा डब्ल्यू होता है, और जेड, तो जितना मेरा जेड इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज कर रहा है, मीन्स टोटल और पोर प्रेशर दोनों इक्वली इंक्रीज कर रहा है। तो कह सकते हैं कि इक्वल इंक्रीज पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल प्रेशर, इफेक्टिव नहीं, ठीक है। इक्वल डिक्रीज, डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर बट डिक्रीज, डिक्रीज नहीं करेगा, तो इक्वल इंक्रीज करेगा किस किस में, पोर वाटर और टोटल प्रेशर, टोटल और पोर वाटर इंक्रीज करेगा, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, टोटल एंड एक्टिव स्ट्रेस एट डेप्थ, टोटल पूछ रहा है एंड इफेक्टिव पूछ रहा है। स्ट्रेस एट डेप्थ 5 मीटर बिलो द टॉप लेवल ऑफ वाटर इन द स्विमिंग पूल, बिलो द स्विमिंग पूल दिया हुआ है, स्विमिंग पूल के 5 मीटर डेप्थ पे टोटल स्ट्रेस पूछ रहा है कितना होगा। तो टोटल स्ट्रेस कितना होगा, अगर देखा जाए टोटल स्ट्रेस तो गामा इंटू जेड। स्विमिंग पूल है तो जो स्विमिंग पूल हो जाएगा, इसमें जो यूनिट बेड डेंसिटी जो होगा, यूनिट डेंसिटी और सिर्फ गामा डब्ल्यू ही रहेगा। पोर वाटर प्रेशर कितना होता है, पोर वाटर प्रेशर भी जो होता है तो गामा डब्ल्यू इंटू जेड होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा सिग्मा और म्यू दोनों, मतलब टोटल प्रेशर और पोर वाटर प्रेशर दोनों इक्वल कितना हो गया, और गामा डब्ल्यू इंटू जेड का स्विमिंग पूल में, सिर्फ यहाँ के वाटर वाले यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए कह सकते हैं टोटल, टोटल प्रेशर कितना हो गया मेरा, टोटल जो हो गया गामा डब्ल्यू इंटू जेड। तो गामा डब्ल्यू में कितना मान लें, गामा डब्ल्यू इंटू जेड, तो गामा डब्ल्यू इंटू जेड हो गया। और अगर इफेक्टिव निकालें तो इफेक्टिव बराबर क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर क्या होता है, गामा टोटल, टोटल प्रेशर माइनस पोर वाटर प्रेशर, टोटल माइनस प्रेशर तो दोनों इक्वल, तो मतलब जीरो। यहाँ से कह सकते हैं कि टोटल मेरा कुछ वैल्यू होगा, टोटल मेरा होगा, लेकिन इफेक्टिव जो होगा वो जीरो होगा। इफेक्टिव जीरो इसमें किस में दिया हुआ है, इफेक्टिव जीरो इसमें दिया हुआ है, और टोटल वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है। 5 मीटर अगर इसको हम 0.5 है, अगर गामा और जेड डब्ल्यू दोनों का वैल्यू निकालें तो बी आएगा। टोटल प्रेशर तो मेरा कुछ वैल्यू होगा, बट इफेक्टिव स्ट्रेस जो होगा वो सिग्मा माइनस म्यू करेंगे। सिग्मा भी मेरा गामा डब्ल्यू इंटू जेड है, और म्यू भी गामा डब्ल्यू इंटू जेड है, तो दोनों मिला के जीरो हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग 1 से लेकर के 50 तक फर्स्ट पार्ट में हम लोग सोल्व किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं, इससे आगे का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से हम लोग 50-50 करके ही क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो फिर से नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलेंगे, 51 से लेकर के आगे सोल्व करने की कोशिश करेंगे।